ये जो आज पीटीआई के एक वफ्द की, आपके कॉलीग्स की इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो वहां पर क्या बात हुई है? किस तरह से इस मामले के ऊपर जो है वो आगे बढ़ना है और इस आईनी तरमीम का करना क्या है? थैंक यू रहमान साहब। मेरा ख्याल है कि गौर साहब ने वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और दो एस्पेक्ट्स हैं उसके। एक तो ये है कि पहले सुबह तमाशा लगा जी, 5 लोगों ने जाना था, 5 लोगों को कहा गया कि चले जाएं। उसके बाद जेल पहुंचे तो कहा गया जी कि 3 मिल सकते हैं सिर्फ। तो फिर गौर साहब ने स्टांस लिया कि जी हम मिलेंगे तो सब मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे। सो फिर इसी तक कुछ वक्त के बाद उन्होंने कहा जी कि चलिए 5 मिल रहे हैं। 1.5 घंटे की मीटिंग थी, 45 मिनट के बाद ख़त्म कर दी गई, सारी गुफ्तगू हो नहीं सकी। सो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो खान साहब की ज़ाती सेहत का मामला है, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं वो अपने बारे में। आज पहली दफ़ा उन्होंने जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको रखा गया है उसका जिक्र किया। 5 दिन उनके सेल की जो बिजली थी वो काटी रही। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौसम की जो शिद्दत है उसकी वजह से किस हाल में वो गुजरे होंगे। उनको कन्फाइन किया गया कमरे के अंदर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनका खाना जो था वो बंद किया गया। उनकी तबीयत कहने को ये इन्होंने गौर साहब ने कहा नहीं, लेकिन ये कहा ये भी जा रहा है कि उनकी तबीयत इस अरसे में कुछ ख़राब भी रही। कान की जो तकलीफ थी उसका जिक्र तो आपको याद है पिम्स के डॉक्टर्स ने भी किया था। सो ये एक एस्पेक्ट तो ये है कि जी जो उनके राइट्स हैं एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो भी उनको नहीं दिए जा रहे, और वर्चुअली उनको इनकम्युनिकाडो रखा गया है। अब 3 से 18 तारीख तक किसी को मिलने नहीं दिया गया। आज मुलाकात हुई है इन लोगों की, और वो जो बैन था मीटिंग्स के ऊपर वो अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, और साथ में ये अंदिया भी दिया गया है कि जी ये शायद मजीद बढ़ाया जा सके। सो आई डोंट नो कि अच्छा। कब उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स जो है वो शुरू हो सकेंगी और हम उनको मिल सकेंगे। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अच्छा। दूसरा ठीक एस्पेक्ट है। है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि खान साहब के साथ जो मौलाना साहब के साथ जो हमारी एंगेजमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और इस एंगेजमेंट के थ्रू अच्छा। ही जो भी फैसला होगा वो इस सिलसिले में किया जाएगा। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है जो कि स्टोलन मैंडेट के ऊपर बनी हुई है, इस को लेजिटिमेसी हम हम्म। नहीं देंगे कभी भी। सो इससे आप अंदाज़ा अच्छा। लगा सकते हैं कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। और द फैक्ट कि अभी मौलाना साहब के साथ भी गवर्नमेंट की पार्टीज की कोई फर्म अंडरस्टैंडिंग, फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी है, तो उससे हालात का अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। और अब जो रियासत की जो फस्तायत है वो नमूदार आपको पता है काफ़ी दिनों से हो रही है। उसमें लोगों के फैमिलीज के मेंबर्स को उठाया जा रहा है, जो हाँ। लेजिस्लेटर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेटर्स, उनको उठाया जा रहा है। सो ज़बरदस्ती की जा रही है, जिसका इजहार कल बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में किया है, वो जिसमें उन्होंने लफ्ज़ ब्रूट फोर्स के जरिए उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो अमेंडमेंट्स हैं उनको मनवाएंगे। मेरी इत्तला मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि अभी भी इनके अच्छा। पास जो है वो नंबर्स नहीं है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अपने नंबर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन जो अच्छा। है वो इनके चेहरों पर आया है। और मेरा ख्याल है कि अब ये ब्रूट फोर्स की बात करेंगे, मेरा ख्याल है ब्रूट फोर्स को अच्छा। इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लेकिन देखते हैं कि कहां तक ये बात चलती लेकिन है। रऊफ हसन साहब, इसमें अब मुझे जरा तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्लियर कीजिएगा। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम मुसव्वदे को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आईनी तरमीम गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की हिदायत है, और आप भी जो आपके कॉलीग मिलकर आए हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मौलाना से जो बातचीत है वो जारी रखें। तो अगर मुसव्वदा रिजेक्ट है तो बातचीत जो है वो किस चीज के ऊपर हो रही है? ये थोड़ा सा जरा इसको जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, मौलाना साहब के साथ एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और वो एक बड़ा तारीखी रोल जो है वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक अच्छा। इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है। वो ये है कि ये चोरी के मैंडेट के ऊपर बनी हुई हुकूमत है, ये चोरी के मैंडेट के ऊपर बनी हुई पार्लियामेंट है, और इसकी कोई लेजिटिमेसी और रेलेवेंस नहीं है। और ये ठीक है। इनके पास ऐसी पावरमेंट ही नहीं है जाली मैंडेट होने के नाते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो कर सकें। सो हम किसी तरीके से भी, पीटीआई जो है वो किसी तरीके से
से इस जाली पार्लियामेंट को लेजिटिमाइज नहीं करेगी। हमारी कंटेंशन वो यही है कि मैंडेट जो है जिनका अवाम ने जिनको दिया था उनको मिलना चाहिए। ऑब्वियसली मेरी मुराद उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये पार्लियामेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो क्या, ये मतलब हुकूमत चलाने के काबिल भी नहीं है और उनके पास हुकूमत चलाने का भी मैंडेट नहीं है। जिस तरीके से इसको इम्पोज किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, मेरा ख्याल है कि उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। जितनी जल्दी ये चली जाए उतना ही बेहतर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी होगी तो वो जो एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट आएगी वो करेगी। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है रहमान साहब वो ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ट्राइकोटमी जो है उसके ऊपर, एक ट्राइकोटमी के ऊपर है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो है उसके ऊपर वो बेस्ड है। उसमें लेजिस्लेचर है, उसमें एग्जीक्यूटिव है और उसमें अदलिया है। अदलिया जो है उन 3 पिलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन के मुताबिक, और इसके साथ पाकिस्तान के ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो एग्री करते हैं। अब कोशिश ये हो रही है कि चूंकि इनके ये कुछ एक एजेंडा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो और उस एजेंडा स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो है उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अदलिया जो है और अदलिया के जज साहिबान को ताबे करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव के। इसलिए अभी भी देखेंगे कि जो ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें यही किया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रखते हैं, लेकिन जो उससे करवाना चाह रहे हैं बेंच से वो भी वही है, क्योंकि तमाम पावर्स जो हैं या वो जुडिशल कमेटी के पास चली जाएंगी या वो जो दूसरी कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं वो चली जाएंगे, और अल्टीमेटली जो चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर करेगा, रादर देन कि जो इस वक्त तक एक तयशुदा बात है जो कि 1998-99 से चल रहा है और अदलिया ठीक ठाक उसकी बेसिस के ऊपर चल रही है, उसको भी ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि जो अदलिया की सेंट्रलिटी है और उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो उसको कर्व किया जाए या उसको टच किया जाए। और इस वक्त हमारा और हुकूमत वक्त का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो यही है कि वो जो करना चाह रहे हैं उसके साथ हम एग्री नहीं करते। वो अदलिया को ताबे करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव के, और हम चाहते हैं कि अदलिया अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको बरकरार रखे और जज साहिबान जो है उस इंडिपेंडेंस के साथ, उस फ्रीडम के साथ जो फैसले अपने जो है वो सादर कर सकें। लेकिन इसमें रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, बुनियादी मुतालबा तो जो तहरीक इंसाफ की तरफ से शुरू में यह आया था कि कोई अगर तरीका करना ही है कोई रिफॉर्म्स का तो आप कोर्ट की जगह एक बेंच बना दें, और बेंच वाली बात तो अब जो है वो काफी वाजे हो गई है। ऐसा लगता है कि उस पर जो है वो तैयार हैं। तो तहरीक इंसाफ को क्या टाइमिंग पर एतराज है, या फिर जो है वो आप बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस वक्त अदलिया के साथ किसी किस्म की भी जो है कोई भी रद्दोबदल वहां पर जो है वो नहीं होना चाहिए? देखिए हमारी जो सबसे प्रिंसिपल सेंट्रल जो डिसएग्रीमेंट है वो है इस असेंबली की लेजिटिमेसी के ऊपर, अच्छा। इस असेंबली के फेक होने के ऊपर वो है। नंबर 2, जिस किस्म के अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं जैसा कि मैंने अर्ज किया है उसमें ये जो अदलिया है उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे करना चाहते हैं, हम उसके साथ एग्री नहीं करते। अगर बेंच के ऊपर भी बात होगी किसी स्टेज के ऊपर इस वक्त तो उसके बारे में फैसला नहीं हुआ, बल्कि चांसेस तो यही है कि हम इस सारी एक्सरसाइज का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो उसमें भी जो है अगर ये तरामीम जो हैं, और उसकी जो थर्ड उसकी टाइमिंग है कि जी ये क्यों चाहते हैं कि ये 24 तारीख को ही हो जाए। ये तो हो नहीं सकता ना कि जी एक जो सीनियर मोस्ट जज है आप उसको चीफ जस्टिस ना बनाना चाहे और अपनी पसंद का जज अनदर काजी फाइज ईसा को आप चीफ जस्टिस बना दें ताकि वो इंसाफ के तकाजों के ऊपर पूरा ना उतर सके। सो वेरीड ऑब्जेक्शंस हैं, वेरीड इश्यूज हैं जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे नहीं नजर आता कि जी इस सिलसिले में कोई प्रोग्रेस हो सकेगी इन दी फोर्सिबल फ्यूचर, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि ये चाहते हैं कि आइंदा 3-4 दिनों में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनको ये थ्रू करवा लें, पुश करवा लें, बुलडोज करवा लें पार्लियामेंट के जरिए। और नंबर्स इनके पास, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इनके पास ना सिर्फ के नंबर्स नहीं है बल्कि इनकी अपनी पार्टीज के अंदर इम्प्लोजन हो रही है। इनके काफी से मेंबरान जो हैं वो हमारे साथ इन टच हैं, पीएमएलएन के भी, पीपल्स पार्टी के भी, और रिजेंटमेंट है उनमें बहुत ज्यादा और वो नहीं सपोर्ट करेंगे। इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इन्हीं वजूहात की वजह से है कि इनको नजर आ रहा है कि ये एक जमहूरी तरीके से ये अमेंडमेंट्स जो है इनको पास नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, अब हुकूमत तो ये कह रही है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो ये इखलाकी तौर पर जो है वो ये समझते हैं कि तमाम पार्टियों को इकट्ठे तरामीम जो है वो करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये अब जो अगर
तहरीक इंसाफ या जो है वो ऑन बोर्ड नहीं आती, तो फिर हुकूमत जो है वो आपके बगैर भी इन तरमीम के साथ आगे बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? ये इखलाकी जिम्मेदारी रहमान इनको उस रात को याद नहीं थी जिसमें इन्होंने शब खून मारने की कोशिश की थी और नंबर्स पूरे ना होने की वजह से इन्होंने बैक ट्रैक किया था। अच्छा। देखिए, मैं आपको एक बड़ी एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देता हूं। अगर इन लोगों के जी। पास नंबर्स होते तो मौलाना या हम या कोई और की कोई परवाह किए बगैर ये अपनी अच्छा। अमेंडमेंट्स को बुलडोज कर चुके होते। प्रॉब्लम ये है कि ये इनके पास नंबर्स ना थे ना हैं, एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस किडनैपिंग्स, टॉर्चर, इंटिमिडेशन, प्रेशर, इंड्यूसमेंट के बावजूद ये नंबर जो है ये पूरे नहीं कर सकेंगे। अच्छा। ये तरामीम ठीक है। मुझे पास होती नजर नहीं आती। राइट, लेकिन अब इसमें बताइए फिर आगे का लाहेअमल अब तहरीक इंसाफ का क्या होगा? किस तरह से अब आगे इस पर बढ़ना है? मुशावरत है, क्या है? एहतजाज की कॉल्स भी आप लोगों की है, तो आगे क्या होने जा रहा है तहरीक इंसाफ में? हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जी। मौलाना के साथ हमारी एंगेजमेंट जारी रहेगी। एक बड़ा अच्छा ताल्लुक हमारा उनके साथ उस्तवार हुआ है। हम चाहेंगे कि ये ताल्लुक ना अच्छा। सिर्फ कायम रहे बल्कि ये एक्सपैंड करे। एक पॉलिटिकल पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को फ़रोग देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस रिश्ते, इस ताल्लुक को और ज़्यादा मजबूत करें और ज़्यादा बढ़ाएं, एक्सपैंड करें। तो एक तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2, हमारी जद्दोजहद जो है इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर कानूनी महाज के ऊपर और एम्पावरमेंट ऑफ पीपल जो है, लोगों को जो पीसफुल एजुकेशन जो है, उन तीनों कंपोनेंट्स के साथ हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तान में एक जमहूरी कल्चर जो है उसको कायम किया जा सके, उसको फरोग दिया जा सके। और इस किस्म की अमेंडमेंट्स जो हैं वो उनके बारे में इंसान जो है, वो लोग जो कि खासकर साहिब इक़्तिदार हैं, वो सोचना छोड़ दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, अगर आपकी अदलिया जो है वो एम्पावर्ड नहीं होएगी, अगर आपकी अदलिया जो है उनको ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस के जरिए अपने फैसले सादर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो एक माशरा जो है इंसाफ के बगैर जो माशरा होता है वो अपनी इक़्तिदार खो देता है, वो अपना फ्यूचर जो है उसका वो मखतूम हो जाता है। तो ये हम नहीं चाहेंगे और नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ना हो। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के जो तीनों पिलर्स हैं वो अपना अपना फंक्शन जो है अपनी अपनी डोमेन में रह के पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी इंडिपेंडेंस के साथ, पूरी एम्पावरमेंट के साथ जो है वो अदा कर सकें। और हम ये भी नहीं चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, कि अदलिया किसी भी सूरत में एग्जीक्यूटिव के ताबे हो, नहीं होना चाहिए। जिस दिन एग्जीक्यूटिव के ताबे हो जाएगी, उसमें जो बचा कुचा इंसाफ जो इस वक्त भी मौजूद है वो भी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और रियासत क्रम्बल कर जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। मेरे नहीं ख्याल के किसी भी शहरी के लिए, पाकिस्तान के शहरी के लिए जो दर्द रखता है अपने दिल में पाकिस्तान का, उसके लिए ये काबिल कबूल होगा।